आज बात होगी प्रदेश के उन अवैध मदरसों की जिन पर अब कार्रवाई की तलवार लटकती हुई दिख रही है। योगी सरकार ने प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे का आदेश जारी किया था, तो इसके बाद से तमाम जिलों में अवैध मदरसों का सर्वे चल रहा था। वहीं फिलहाल सरकार ने मदरसों के सर्वे की मियाद को 20 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन कई जिलों में मदरसों के सर्वे का काम भी पूरा हो चुका है, जिसकी रिपोर्ट भी प्रशासन की ओर से शासन को भेजी जा चुकी है। और जिन जिलों में अवैध मदरसे पाए गए हैं उनके खिलाफ अब कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। यूपी में मदरसों के सर्वे की मियाद 20 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई। हालांकि अभी तक हुए सर्वे में 20 जिलों के करीब 800 मदरसे अवैध पाए गए। इन अवैध मदरसों की रिपोर्ट जिला प्रशासन की ओर से शासन को भेज दी गई, जिसके बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि अवैध तौर पर चलाए जा रहे मदरसों के खिलाफ सरकार कड़ा एक्शन ले सकती है। सर्वे में कई मदरसों के दस्तावेज पूरे नहीं मिले, तो कई मदरसा संचालक ये नहीं बता पाए कि उन्हें फंडिंग कहां से हो रही है। वहीं सरकार की ओर से मामले में कड़ाई बरतने की वजह से अब इन मदरसों पर कार्रवाई की तलवार लटकती दिख रही है। वहीं मदरसों को लेकर क्या फरमान अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ और हज विभाग के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह की ओर से जारी किया गया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देते हैं। अवैध मदरसों के सर्वे की मियाद बढ़ाई गई। 20 अक्टूबर तक अवैध मदरसों का सर्वे होगा। 31 अक्टूबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे। 15 नवंबर 2022 तक का डाटा शासन को भेजा जाएगा। 5170 मदरसों के सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 6436 अवैध मदरसों की अब तक पहचान की गई। मदरसों की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, कुछ कमी रह गई है और करीब 6000 मदरसों की रिपोर्ट आ चुकी है। अल्पसंख्यक मामलों के कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने ये निर्देश अधिकारियों को दिया है, जिसमें मदरसों के सर्वे की संवेदनशीलता को देखते हुए इसकी मियाद को बढ़ाने का आदेश दिया गया है। योगी सरकार का दावा है कि प्रदेश में चल रहे मदरसों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना इस मदरसा सर्वे का मकसद है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सभी सुविधा मिल रही है या फिर नहीं। हालांकि योगी सरकार के इस फैसले को लेकर विपक्षी दल सवाल खड़े कर रहे हैं और इस कदम को बीजेपी की ध्रुवीकरण वाली सियासत करार दे रहे हैं, जिसे लेकर आगे भी सियासत गर्म रहने की पूरी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये सर्वे हो रहा है। मदरसों का, जो अवैध मदरसे हैं उनका ये सर्वे हो रहा है और अभी तक 20 जिलों में करीब 800 के करीब अवैध मदरसे पाए गए हैं, जिन पर अब सख्ती की बात कही जा रही है सरकार की, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि शिक्षा का विस्तार हम करना चाहते हैं और इसी पर कई ऐसे पहलू हैं जिनको जानने की कोशिश सर्वे के दौरान की जा रही है। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बता देते हैं ग्राफिक्स के जरिए जो आपको जाननी चाहिए। मदरसा सर्वे की मियाद बढ़ा दी गई है। अवैध मदरसों के सर्वे को लेकर अपडेट आपको करें। 20 अक्टूबर तक अवैध मदरसों का सर्वे होगा, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है जाननी। साथ ही आपको ये बताएं, 31 अक्टूबर तक डीएम शासन को रिपोर्ट भेजेंगे, इस तरह का आदेश है। 15 नवंबर 2022 तक का जो डाटा है वो शासन को भेजा जाएगा। 5170 मदरसों के सर्वे का काम अभी तक पूरा हुआ है। इसके अलावा 6436 अवैध मदरसों की अभी तक पहचान की गई है, तो अब सर्वे की मियाद को बढ़ा दिया गया है। अब इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं, वो भी आपको जाननी चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरह से सरकार लगातार ये कार्य कर रही है, खाना पूर्ति जिस तरह से इन मदरसों के अंदर की जा रही थी, और कई बार आपने भी देखा कि किस तरह से कई जगह से आतंकी कनेक्शन भी सामने आया मदरसों से। अब ऐसे में सरकार की मंशा यही है कि यहाँ पर जो बच्चों की पढ़ाई हो रही है उसको परखा जाए और साथ ही यहाँ पर शिक्षा का विस्तार हो सके। और इसी को लेकर जो सर्वे उत्तर प्रदेश के अंदर कराया जा रहा है उस पर कुछ लोगों को आपत्ति भी है। हालांकि अब तो जो सर्वे की मियाद है उसको बढ़ा दिया गया है। इसी पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी का मैं परिचय आपसे एक एक करके करा देती हूँ। इस वक्त शोएब सिद्दीकी जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं आप, बहुत स्वागत है शोएब जी आपका। साथ ही शमशेर आजाद साहब है, प्रवक्ता है आप भारतीय जनता पार्टी के, आपका भी स्वागत है। विवेक पांडे जी सपा नेता हैं, आपका भी स्वागत है। मौलाना इलियास सराफुद्दीन इस्लामिक स्कॉलर हैं आप, आपका भी इलियास जी बहुत स्वागत है। सबसे पहला जो मेरा सवाल है विवेक पांडे जी आपसे सवाल है,
क्योंकि आप देखिए अभी तक जो सर्वे हो रहा है अवैध मदरसों का, 20 जिलों में करीब करीब 800 के करीब अवैध मदरसे अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर पाए गए हैं। इस बात से समझ आता है कि सरकार को अब मियाद बढ़ानी पड़ गई है सर्वे की। 20 अक्टूबर तक सर्वे की जो मियाद है उसको सरकार की तरफ से बढ़ा दिया गया है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पहले तो पूरे मंच को धन्यवाद देते हुए मैं उपस्थित पैनलिस्ट को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और बड़े सम्मान। देखिए, मैं तो इतना ही जानता हूं कि जो मदरसे भाषा का विभेद हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि टेक्निकली इसको ऐसे समझा जाए जैसे एक एडेड एक नॉन एडेड का कॉन्सेप्ट है। जैसे हम लोग कहते हैं अपने विद्यालयों के लिए कई जगह स्कूल चलते हैं, एडेड होते हैं जो सरकारी मान्यता प्राप्त होते हैं, कुछ होते हैं नॉन एडेड जो प्राइवेट फंडिंग पे चलते हैं। तो मदरसों में भी वैध अवैध की जो परिपाटी है, मुझे लगता है लोग इसको गलत नजर से देख रहे हैं, इन शब्दों की परिपाटी को समझ नहीं पा रहे हैं। अगर नॉन एडेड है, सरकार अगर सर्वे करा रही है तो बिल्कुल 11 सवाल जो पूछे गए हैं मदरसों से, मदरसे अगर उसको संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो सरकार उसके आधुनिकीकरण के लिए जो भी प्रबंध करना चाहे, क्योंकि सरकार ने एक मोटा बजट दे ही रखा है मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए। ठीक है। अब सबसे विशेष बात यह है, हाँ बिल्कुल, सबसे विशेष बात यह है कि मदरसों में देखिए राष्ट्रगान होता है नहीं होता है, या मदरसों के अंदर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है, जो नियम कानून है उसको लागू किया नहीं किया गया। अगर नहीं किया गया है तो सरकार उसको क्रियान्वित करवाए। लेकिन मुझे लगता है कि जो नॉन एडेड मदरसे हैं, हाँ। अगर उनके ऊपर सरकार पूरी तरीके से नहीं वो जवाब दे पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि सरकार को इन मदरसों को टेक ओवर करके अपने नीति नियमों के अनुसार यानी विवेक जी, मुझे शायद जितना समझ आ रहा है आप सहमत हैं सर्वे होना चाहिए इन सभी मदरसों का? विवेक जी भाई देखिए, हर शिक्षा संस्थान का सर्वे होता है, मुझे लगता है इसमें कोई आपत्तिजनक बात ही नहीं है। हाँ। लेकिन बस यह है कि मानसिकता जो है वो किसी भी तरीके से विद्यार्थियों के शिक्षा को प्रभावित ना करे, उनका साल खराब ना हो, उनकी हाँ। जो फीस है अचानक से जैसे इलाहाबाद में फीस वृद्धि कर दी गई, तो इस तरीके की इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थियों का समय नहीं खराब होना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शमशेर आजाद जी, आपका भी मैं रुक करना चाहूंगी। विवेक पांडे जी को आपने सुन लिया, लेकिन समाजवादी पार्टी के ही कुछ नेता हैं जिनमें पूर्व विधायक है हाजी जमीर उल्लाह, कह रहे हैं कि जांच के बाद अगर पाबंदी लगाने की कोशिश करोगे तो घर घर में मदरसा होगा। देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा सरकार के खिलाफ रही है, संविधान के खिलाफ रही है, कानून के खिलाफ रही है और इसकी जो है तो हमेशा से आलोचना की जाती है। समाज इनका खुद से आलोचना करता रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी का जो भी बयान आता है वो ये बयान आता है क्योंकि सत्ता से बेदखल किए जा चुके, तो इनकी बौखलाहट, इनकी मानसिकता का परिचय देते हुए हमेशा बयान आता है। कभी इन्होंने सरकार के किसी भी रुख का समर्थन नहीं किया। अगर मदरसों की जाँच हो रही है तो इनको सहयोग करना चाहिए। क्या बात है कि मदरसों की जाँच से ये भाग रहे हैं, क्या बात है कि सत्य को छुपा रहे हैं, क्या बात है कि विदेशों से जो फंडिंग की जा रही है उसके बारे में जानकारी नहीं दे रहे हैं, क्या बात है कि जो स्टाफ का रजिस्टर है वो सामने पेश नहीं किया जा रहा है, क्या बात है कि एक एक बिल्डिंग में 5-5 मदरसों का बोर्ड लगाकर चलाया जा रहा है। यही सब वजह तो है जो बार बार आवाजें उठ रही हैं। इसके खिलाफ जानकारी जब मिली है, इसके बार बार शिकायतें सरकार के पास आई है, तब सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मौका दिया था उसके बाद भी। और आप ये देखें कि आखिरी जो तारीख थी उसके बाद भी तारीख बढ़ाकर 20 अक्टूबर कर दिया गया है। तो ये सब चीजें अगर की जा रही है तो उसमें समाजवादी पार्टी को सहयोग करना चाहिए कि हम मदरसे को इस तरीके का बना रहे हैं कि मदरसे जांच के बाद अगर आप पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे, आतंकवादी का टैग न लगा ले, कोई जांच के बाद अगर आप पाबंदी लगाने की कोशिश करेंगे तो घर घर में मदरसा होगा। ऐसा न हो कि सिर्फ जब वो मदरसे से शिक्षा लेकर निकले तो लंबी दाढ़ी उसके चेहरे पर जरूर हो, बड़ी सी टोपी जरूर हो, लेकिन शिक्षा के नाम पर उसके पास कुछ न हो। हम ये चाहते हैं कह रहे हैं कि देखिए आपकी बौखलाहट है और इसीलिए तो आपके नेता इस तरह के बयान देते हैं। होना चाहिए उसको पॉलिटिकल जानकारी होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। शमशेर जी, आपके पास अभी लौट रही हूँ, एक बार छोटा सा रिएक्शन ले लेते हैं विवेक जी। जब वो अगर मदरसे से पढ़ने के बाद निकलता है तो हजारों बंद हो गया कि जहां उसको रोजगार दिया जाता है। होता यह है अभी तक कि एक मदरसे से अगर 500 बच्चे निकले तो आप समझ ले कि उत्तर प्रदेश में कितने कुरमुत्ते की तरह मदरसे फैले हुए हैं जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है शमशेर जी, आपके पास लौट रही हूँ, जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन ले लूं मैं विवेक जी का, फिर मैं आपके पास लौटती हूँ, आपसे इससे जवाब लूंगी। विवेक जी बोलिए। खिलाफ नारा लगाने लगते हैं। देखिए, बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं इतना बता दूं, ये सरकार में बैठे हुए हैं, इनको तो तर्कपूर्ण जवाब देने चाहिए। इस तरह का एक रटा रटाया स्वांग जो ये लोग बकते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि बच्चों के साल खराब नहीं होने चाहिए। और सही बात है, भाजपा तो हमेशा उच्च शिक्षा के खिलाफ रही है। ये तो देव दिवाली जैसे कार्यक्रमों में बच्चों को ले जा करके अपने सरकारी कार्यक्रम के प्रचार करवाती है। आपको याद होगा बीएचयू में कैसे अच्छी बहू नाम का एक पाठ्यक्रम शुरू किया गया था, कैसे अच्छा पिता बने, कैसे अच्छा बेटा बने, कैसे अच्छा नागरिक बने, उसका पाठ्यक्रम नहीं। जो आपकी के पार्टी के पूर्व विधायक है हाजी जमीर उल्लाह,
घर घर में मदरसा होगा अगर पाबंदी लगाने की सुन कोशिश लीजिए, की जाएगी। किसी का धार्मिक बयान, किसी का व्यक्तिगत बयान, चाहे विधायक हो, सांसद हो, नेता हो, अगर वो पर्सनल कैपेसिटी पे दे रहा है तो उसको पार्टी का बयान नहीं माना जा सकता जब तक कि पार्टी आधिकारिक रूप से स्वयं खुद आकर के कोई घोषणा नहीं करती है। और ये व्यक्तिगत बयान है। शमशी आजाद जी के कितने नेता हैं जो तो मुसलमानों को गोली मरवा रहे हैं, एनकाउंटर करवा रहे हैं खुलेआम, तो उसको राजनीतिक रूप से बीजेपी का बयान नहीं माना जा सकता ना। तो इसी तरह से अगर किसी की पार्टी के किसी विधायक ने कोई बयान दे दिया तो उसको समाजवादी पार्टी का बयान नहीं बोल सकती आप। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि वो उनका निजी बयान था। ठीक है, मैं अभी आपके पास लौट रही हूं। उनका निजी बयान है, बिल्कुल निजी बयान है, बिल्कुल उनका निजी बयान है, क्योंकि वो समाज से आते हैं। मौलाना इलियास जी, आपको मैं रुक करना चाहूंगी। मौलाना इलियास जी, सरकार ये अवैध मदरसों का सर्वे करा रही है और जो अभी सर्वे हो रहा है, करीब करीब 800 ऐसे अवैध मदरसे हैं उत्तर प्रदेश से जो अभी तक मिले हैं। मियाद बढ़ानी पड़ गई है सरकार को। इलियास जी, मैं दो बातें इसमें बताना चाहूंगा। सबसे पहले, मदरसों में फ्री तालीम, फ्री एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन के साथ कुरान हदीस की तालीम और सबका मालिक एक है वाली शांति उन्नति वाली तालीम तमाम हिंदुस्तानी बच्चों को, मूल निवासी गरीब बच्चों को, जिनको खाने को खाना नहीं था, रहने को घर नहीं था, उनको फ्री में रखकर पढ़ाया जाता है। और ऐसे बच्चों को शिक्षा देके जब बाहर के ममालिक में जाते हैं तो अरबों खरबों रियाल दिरहम बेचते हैं, जिससे भारत की इकोनॉमी चल रही है। अच्छा। दूसरी बात, बराबर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। और कहीं अवैध फंडिंग आ रही है तो 8 साल से सेंटर में मोदी अमित शाह बैठे हैं, क्या वो भी इसके अंदर शामिल है? क्या अवैध फंडिंग 8 साल से कैसा आ रही है मदरसों को, जबकि सेंट्रल में वो लोग मौजूद है फिर भी आ रही है? तो बीजेपी आरएसएस के कितने नेता इसमें इन्वॉल्व है ये देखना चाहिए। और उत्तर प्रदेश के जो स्कूल में नमक रोटी खा रहे बच्चे, क्लासरूम में सांप घट रहे गवर्नमेंट स्कूल्स में, टॉयलेट नहीं है, बारिश हुई तो कीचड़ में बच्चे बच्चियां बैठे रह रहे, करोड़ों हिंदू बेटे बेटियां, उन पर योगी अगर ज्यादा ध्यान दे तो बेहतर है। शमशी जी, 8 साल से कहां थे आप? मौलाना इलियास आपसे सवाल पूछ रहे हैं, 8 साल से कहां थे आप? अभी आपको ये सर्वे कराने की याद आ गई जो सरकारी स्कूलों की हालत है इलियास साहब, मौलाना इलियास देखिए, यहीं पर ये लोग जब बातें करने लगते हैं ना, ये मुसलमान के ठेकेदार बन जाते हैं। ये धार्मिक नेता बनकर, टोपी लगाकर, दाढ़ी लगाकर, इस तरीके से आकर यहाँ पर मुसलमानों की ठेकेदारी करने लगते हैं। ये कतई अब हिंदुस्तान का मुसलमान अब इनकी रहबरी में नहीं काम करेगा। अब हिंदुस्तान जो है मुसलमान पढ़ा लिखा है, समझदार है, अब मौका हुआ है, अब पावर आई है सरकार के पास, अब फैसला लेने वाली सरकार आई है। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसा जैसा फैसला लिया है, लोगों ने अपने दांतों तले उंगली चबा ली है, लेकिन बाद में सरकार का समर्थन किया है। आप मुसलमानों के ठेकेदार नहीं मौलाना इलियास साहब, ना एकदम आप ये समझ लीजिए कि ये देश आपके इशारे पे नहीं चलेगा, आपके भड़काने पे, आपके जिहादी नारा लगाने से अब ये देश भड़कने वाला नहीं है। अब अपनी जान बचाइए, आपको भी अपना दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट, आपको भी किस मदरसे से तालीम लिए वो भी दिखाना पड़ेगा। आश्रम को बचाया जाता है जहाँ हिंदू बेटियों का, मूल निवासी बेटियों का बलात्कार होता है, क्यों नहीं बचाया? वो उस पर बुलडोजर चलाया जाता, क्यों चिन्मयानंद को बचाया जाता है? ये बुनियाद आरोप न लगाइए, आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं, कोई भी बात, कोई भी बयान दीजिए तो ये समझ कर बोलिए कि आप नेशनल चैनल पर बैठे हुए हैं। फालतू की कोई बात इलियास साहब आप न करें। आप इस्लामिक स्कॉलर बनकर बैठे हैं तो इस तरीके से आप बात करें कि आप इस्लाम के जानकार हैं। ना अपनी जाहिलियत का सबूत दे दीजिए यहाँ पर, ऑक्सीजन नहीं होने से जाहिलियत का सबूत दे दीजिए इलियास साहब। जो भी बात करिए वो मुसलमान के हित में बात करिए, इस्लाम के हर किसी की बात न करिए इलियास साहब। हमारे साथ है शोएब जी, ये मदरसों का जो सर्वे हो रहा है, कैसे देखते हैं आप इसको? क्या आपको लगता है कि वाकई ये जरूरी है अच्छी शिक्षा के लिए बच्चों की? और अगर सरकार चाह रही है कि शिक्षा का विस्तार हो, ये पता चल पाए कि किस तरह से पढ़ाई हो रही है बच्चों की मदरसों में, तो क्या किसी को दिक्कत होनी चाहिए? इक़्तिदार में जो पार्टी हुकूमत करती है तो अपोजिशन का एक रोल होता है कि उसके हर काम को गलत ठहराना, चाहे वो कोई पार्टी इक़्तिदार में हो। एडवाइजर में किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। और जहाँ तक मदरसों की बात है तो मदरसा हो या कोई भी संगठन हो, अगर गैर कानूनी तरीके से चल रहा है तो उसको पाबंदी लगाने का हर मुल्क को अख्तियार है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि इस तरह के मामले में पार्टियां, हर पार्टी अपनी सियासत चलती है, नहीं चलना चाहिए। ये यहाँ पे बात क्लियर करता चलूँ कि आम जनता में जो एक गलत फहमी का शिकार है वो ये है कि उनको लग रहा है कि मदरसे सील कर दिए जाएंगे या कोई संगठन सील कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। उसमें जो मानक दिए हैं हमारे मुख्यमंत्री जी ने, उसमें बच्चों के हित की बात ज़्यादा है, जैसे कि वो लेटते हैं, खाते हैं
कहाँ से वो आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, तो इसको एक गलत तरीके से पेश किया जा रहा है कि एक समुदाय के पीछे गवर्नमेंट लगी है। अभी तक गवर्नमेंट ने कोई बात सामने आके ऐसी नहीं कही है कि जिससे कोई अख्तियार करा जाए, लेकिन कुछ अभी हमारे प्रवक्ता कुछ मदरसों के बारे में जिस अंदाज से कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ वो मुनासिब नहीं है। चाहे कोई संगठन, कोई इदारा, इबादत गाह हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, हमें उसको किसी गलत अंदाज से नहीं करना चाहिए। और इस मुल्क के कानून को हर इंसान को मानना चाहिए, हर इंसान मानता है। लेकिन एक बात मैं यहाँ खास कहता चलूँ कि जो जांचें हो रही हैं वो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे किसी भी मदरसा हो या संगठन हो या किसी इंसान को एक उंगली उठाने की बात ना हो। अब मुख्यमंत्री जी ने मंजर आम पे आके कई बार ये बात कही कि मदरसों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं तो वो हर मस्जिदों में इमाम नहीं बन जाते हैं, हाँ। या उनकी रोजी रोटी का ख्याल रहता है, तो उनकी इंटेंशन जो थी वो जैसे कि दूसरी एक समुदाय को लग रहा इंटेंशन उनका दूसरा था, लेकिन नहीं। मुख्यमंत्री जी ने खुद आके बात कही, दानिश अंसारी साहब ने बात कही थी कि मदरसों में मैं चाहता हूँ इंग्लिश, हिंदी, कंप्यूटर वगैरह भी रहे कि जब बच्चे बाहर निकले तो उनको नौकरियां मिल जाए, वो बेरोजगारी से ना रहे। तो इसलिए अवैध मदरसा अभी कहने का हमको आपको किसी को राइट नहीं है। उसमें अवैध का मतलब कि ये मदरसा कहीं बाहर से मामला चल रहा, ऐसा नहीं है। जो उन्होंने मानक दे रखे हैं, 11 मानक है लगभग, तो उनमें उनको देख रहे हैं कि मदरसे में चलते कि नहीं चलते हैं। जिन मदरसों में बच्चों को खाने पीने को ठीक से नहीं मिल रहा है, लेटने बैठने को ठीक से नहीं मिल रहा है, कपड़े लत्ते नहीं मिल रहे हैं, इस पर निगाह गवर्नमेंट की बहुत ज्यादा है। तो जो लोग भी आलोचना इस तरह की कर रहे हैं, पहले मदरसे में जाए, वो मानक पहले पढ़ ले जो मुख्यमंत्री जी ने मानक दिए हैं। आप देखिए नदवा हो या देवबंद हो, वहाँ के सबसे बड़ा मदरसे, वहाँ किसी ने बात नहीं कही, उस पर नहीं ध्यान देकर मदरसे के बच्चे जो अच्छी क्वालिटी से बताया। तो अगर अच्छी क्वालिटी की जांच हो रही है तो फिर आपको इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? तो इलियास जी, अगर इतनी अच्छी शिक्षा आप दे रहे हैं बच्चों को तो फिर दिक्कत क्यों हो रही है? होने दीजिए सर्वे। बीजेपी आरएसएस को हो रही है, मोदी, अमित शाह, योगी को दिक्कत हो रही है कि करोड़ों बच्चे, मूल निवासियों के बच्चे कैसा पढ़ ले रहे हैं। तो जैसा पहले मूल निवासियों के धर्मस्थलों पर हमले करते थे, अगर जांच हो रही है तो फिर इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? नहीं, दिक्कत क्या हो रही है अगर जांच हो रही है तो? दिक्कत जांच से नहीं है। फिर आप ही ने कहा अभी कि अच्छी क्वालिटी की शिक्षा दे रहे हैं, बुलडोजर भेज देते हैं बगैर कोई प्रूफ। ठीक है, समय का अभाव है। विवेक जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से। अब ये उत्तर प्रदेश मेरा देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ वक्तव्य सिर्फ इतना है कि अगर सरकार कोई कार्रवाई कर रही है, चाहे मदरसा हो, चाहे विद्यालय हो, हिंदुओं के चाहे मुस्लिमों के, कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। शिक्षा को जातियों से न जोड़िए। आप जिस तरह मदरसों पे कार्रवाई कर रहे हैं, उसी तरह 300 अवैध विद्यालय केवल सुल्तानपुर में और 231 केवल लखीमपुर में संचालित है। तो मुझे लगता है इनकी भी गणना होनी चाहिए, इनकी भी मतगणना होनी चाहिए। बराबर कार्रवाई करिए। वही 11 सवाल इनसे भी पूछिए जो अवैध स्कूल चल रहे हैं। मैंने पहले कहा अवैध शब्द का मतलब एडेड और नॉन एडेड से है, ना कि वो इनलीगल से है। अवैध शब्द को पहले समझिए। ये जो गणना की जा रही है, ये एडेड और नॉन एडेड के मामले में की जा रही है। ठीक है, उसमें यह है कि जो मानक पे नहीं, ठीक है, आपको रोकना पड़ रहा है। वो नजर रखें कि शोएब सिद्दीकी जी, आपको रोकना पड़ रहा है, समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चूंकि अब सरकार की तरफ से मियाद बढ़ा दी गई और अभी आपने इस चर्चा के दौरान सुना भी, कुछ लोगों को जरूर दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार ये विजन अपना क्लियर करना चाहती है लोगों को कि हम शिक्षा का विस्तार करना चाहते हैं। ये देखना चाहते हैं कि मदरसों के अंदर किस तरह की शिक्षा बच्चों को मिल रही है और इसीलिए ये सर्वे कराया जा रहा है। छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले से इस मामले पर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल हिजाब को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग होने की वजह से अब ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हिजाब पर फैसला 22 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। याचिका कर्नाटक हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें हाईकोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वहीं इस मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को गलत बताया है, तो दूसरी ओर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। एक और हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद सामने आया तो दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर बयान देकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बर्क ने कहा कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ने का खतरा बढ़ता है। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। बर्क के बयान पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी पलटवार किया और कहा कि उनके जैसे लोग ही माहौल खराब करते हैं। देखिए, शफीकुर रहमान साहब पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्वयं सवाल करता हूं कि जो देश की माइनॉरिटी की बेटियां हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो आवारागर्दी करती हैं? ये लोग केवल और केवल हिजाब के आड़ में इस देश में कट्टरता को बढ़ाना चाहते हैं। वही हिजाब का मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के पास पहुंच गया है, जो इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज सकते हैं और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हिजाब पर लगे बैन का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले से इस मामले पर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल हिजाब को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग होने की वजह से अब ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हिजाब पर फैसला 22 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वहीं इस मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया है, तो दूसरी ओर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। एक और हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद सामने आया तो दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर बयान देकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बर्क ने कहा कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ने का खतरा बढ़ता है। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। बर्क के बयान पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी पलटवार किया और कहा कि उनके जैसे लोग ही माहौल खराब करते हैं। देखिए, शफीकुर रहमान साहब पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्वयं सवाल करता हूं कि जो देश की माइनॉरिटी की बेटियां हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो आवारागर्दी करती हैं? ये लोग केवल और केवल हिजाब के आड़ में इस देश में कट्टरता को बढ़ाना चाहते हैं। वही हिजाब का मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के पास पहुंच गया है, जो इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज सकते हैं और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हिजाब पर लगे बैन का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए फैसले से इस मामले पर कंफ्यूजन और ज्यादा बढ़ गया है। दरअसल हिजाब को लेकर जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की राय अलग अलग होने की वजह से अब ये मामला बड़ी बेंच के पास भेजा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने हिजाब पर फैसला 22 सितंबर को सुरक्षित रख लिया था। याचिका कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दायर हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा था कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है। वहीं इस मामले पर जस्टिस सुधांशु धूलिया ने कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले को गलत बताया है, तो दूसरी ओर जस्टिस हेमंत गुप्ता ने
कर्नाटक हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर हुई सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। ऑनरेबल जस्टिस हेमंत गुप्ता साहब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंने डिसमिस करा है और जियो वगैरह जो थे कर्नाटका गवर्नमेंट के उसको अपहेल्ड करा है। लेकिन जस्टिस गुलिया ऑनरेबल जस्टिस गुलिया ने डिफरेंट व्यू लिया है इसके अंदर, इस मैटर के अंदर, और उन्होंने इस मैटर के अंदर उसको अपील्स को अलाउ करा है। एक और हिजाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मतभेद सामने आया तो दूसरी ओर सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने हिजाब पर बयान देकर सियासी तपिश को बढ़ा दिया। बर्क ने कहा कि बेपर्दा होने से आवारगी बढ़ने का खतरा बढ़ता है। इससे चूंकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। बर्क के बयान पर बीजेपी सांसद विनोद सोनकर ने भी पलटवार किया और कहा कि उनके जैसे लोग ही माहौल खराब करते हैं। देखिए, शफीकुर रहमान साहब पहले भी विवादित बयान दे चुके हैं और निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उनसे स्वयं सवाल करता हूं कि जो देश की माइनॉरिटी की बेटियां हिजाब नहीं पहनती तो क्या वो आवारागर्दी करती हैं? ये लोग केवल और केवल हिजाब के आड़ में इस देश में कट्टरता को बढ़ाना चाहते हैं। वही हिजाब का मामला अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित के पास पहुंच गया है, जो इस मामले को बड़ी बेंच के पास भेज सकते हैं और उसके बाद ही साफ हो पाएगा कि हिजाब पर लगे बैन का भविष्य क्या होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रस्तुतकर्ता बीकेटी टायर्स, देश की धरती से जुड़ा।